बेटा देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, आपकी जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 12 जो है उसका एग्जांपल नंबर 12.2 है। सही है। इसमें क्वेश्चन है बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इक्वेशन आपके पास है HNO3 H2S बराबर है किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर और वाटर। इक्वेशन है आपके पास ये वाली, और इसे कहा जा रहा है कि इस रेडॉक्स इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करना हो या बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी हो आपको जब भी किसी रिडॉक्स इक्वेशन को, तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि स्केलेटल इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में हम चेंज करते हैं। अगर ऑलरेडी इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में दी जाएगी तो उसको मजीद तब्दील करने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम तब्दील करेंगे। मैंने आपको ये बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी स्केलेटल इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में तब्दील करेंगे तो चंद बुक्स में अलग-अलग चीजें लिखी हुई, मैं उन सबको मिलाकर तीन चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज, वाटर जहां पर भी लिखा होगा तो आयोनिक इक्वेशन बनाते हुए स्केलेटल इक्वेशन में से वाटर को नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज, H प्लस आयन और OH माइनस आयन अगर कहीं पर लिखा होगा तो उससे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब जब हम स्केलेटल इक्वेशन से आयोनिक इक्वेशन बनाएंगे तो वाटर, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को क्या कर देना है, आपने नहीं लिखना। उसके बाद जो आपकी बुक में लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनको भी आपने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो हमने कितनी बातें पढ़ी, चार बातें। पहला, वाटर को नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तीसरा, OH माइनस आयन को नेग्लेक्ट कर देंगे। चौथा, वो एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही उनको भी क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जब मैं इसे आयोनिक फॉर्म में चेंज करूंगा, मेरे पास ये इक्वेशन है, डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन की एडिंग डालूंगा, इसी इक्वेशन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। इक्वेशन है मेरे पास HNO3 प्लस H2S, इसमें कन्वर्ट हो रहा है NO में, सल्फर में और वाटर में। ठीक है। HNO3 क्या है आपके पास, एसिड है। HNO3 को जब आयोनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, H प्लस NO3 माइनस। H2S को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो टूटेगा 2H प्लस और सल्फर में। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स नहीं ब्रेक डाउन किए जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो कम होता है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं इसका H2S का, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आती है, और डिसोसिएशन वैल्यू जब निकाली जाती है H2S की तो वो भी बहुत ज्यादा कम है। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना अपने आयंस में। तो H2S को हम यहाँ पर तोड़कर लिख तो सकते हैं जैसे एसिड को लिखा है 2H प्लस आयन और S माइनस 2, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसकी वजह ये है कि जो H2S है आपके पास, इसकी डिसोसिएशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, वो बिल्कुल ना टूटने के बराबर टूटता है। तो इसीलिए H2S को हम वैसे ही लिखेंगे H2S। ठीक है। यहाँ पर NO लिख दिया जाएगा, सल्फर लिख दिया जाएगा, और वाटर को नहीं ब्रेक डाउन करेंगे तो वाटर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वाटर को नहीं लिख रहे, साथ में HNO3 को जब ब्रेक डाउन किया तो इसमें से H प्लस आयन को भी क्या कर दिया हमने, यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। तो HNO3 का सिर्फ NO3 माइनस में, H2S को वैसे ही रहने दिया, NO को वैसे ही रहने दिया, सल्फर को वैसे ही रहने दिया, वाटर को क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट। ये वाली बात क्लियर। तो अब ये इक्वेशन किस में तब्दील हो गई है, आयोनिक फॉर्म में। किसमें तब्दील हो गई है, आयोनिक फॉर्म में। अब इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि अब हम इस इक्वेशन को पार्ट्स में चेंज कर देंगे। मतलब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग, रिडक्शन वाला पार्ट अलग। ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा NO3-1 के साथ आप देखें, नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है, 3। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है, 1। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। और H2S को अगर आप देखें वो किस में तब्दील हो रहा है, सल्फर में। मतलब यहाँ पर सल्फर के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सल्फर के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेशन।
अब हम इसको तब्दील कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को दो पार्शियल इक्वेशन में। पार्शियल इक्वेशंस का मतलब ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन अलग, रिडक्शन वाली इक्वेशन अलग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन, वो है हमारे पास H2S जो कि किसमें चेंज हो रहा है, सल्फर में। और यहाँ लिख दूंगा रिडक्शन वाली इक्वेशन, रिडक्शन की इक्वेशन में मेरे पास क्या है, NO3 -1 किसमें तब्दील हो रहा है बेटा, NO। यहाँ तक बात क्लियर? मैंने आपको बताया, दोबारा इस बात को बता रहा हूँ कि पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अदर एलिमेंट से मुराद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। यहाँ पर सल्फर नजर आ रहा है, दोनों तरफ सल्फर एक एक है, बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक है, दोनों तरफ नाइट्रोजन बराबर है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन और क्या बचा, ऑक्सीजन। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वाटर। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटॉन्स का, मतलब H+ आयन। सही है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतना वाटर लगा देंगे, जितने हाइड्रोजन की कमी होगी उतना H+ आयन लगा देंगे। ठीक है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, फिर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन बैलेंस होगा। एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी पहले कौन बैलेंस होगा, ऑक्सीजन, फिर कौन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन। तो ये आसानी होगी आपको बैलेंस करने में। ठीक है, वरना एज सच कोई इसका कोई खास कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2 H+ आयन। तो हमारे पास H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 H+ आयन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, सल्फर कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितना है, 1। तो दोनों तरफ सल्फर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद है 3, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की तादाद, 1। कितनी कमी है, 2 की। तो वाटर कितने लगाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लगा देंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन। तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन इसके प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस में 2 टू द 4 हाइड्रोजन इजाफा हो गया प्रोडक्ट साइड पर। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए 4H+ आयन रिएक्टेंट साइड पर लगा दूंगा। हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पर भी हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब इसके बाद क्या काम है, इसके बाद है चार्जेस को बैलेंस करना। H2S पे क्या चार्ज लगा हुआ है, 0। सल्फर पे क्या चार्ज है, 0। तो H2S पे चार्ज है 0, सल्फर पे चार्ज है 0, एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, और वो टोटल कितने मौजूद हैं, 2। तो ओवरऑल चार्ज क्या है, +2। मतलब प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। दोनों तरफ या तो चार्जेस कर देंगे 0, या तो दोनों तरफ चार्जेस करने हैं हमें इक्वल। क्या कहा मैंने, या तो दोनों तरफ चार्जेस क्या करने हैं हमें 0, या तो दोनों तरफ चार्जेस क्या कर देने इक्वल, +5 +5 या -5 -5, या फिर 0 तो 0। यहाँ पर देखिएगा एक हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, +1। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना चार्ज हो गया, +4। एक NO3 पे क्या चार्ज है, -1। तो +4 -1 पूरे रिएक्टेंट साइड पर ओवरऑल चार्ज क्या है, -3 सॉरी +3। ओवरऑल क्या चार्ज है, +3। NO पे चार्ज है 0, वाटर पे भी चार्ज है 0, तो प्रोडक्ट साइड पर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस इक्वेशन में भी चार्ज बैलेंस करना है, इसमें भी हमें चार्ज बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड पर। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा जाता है, रिएक्टेंट साइड पर। तो ये कौन सी इक्वेशन है, रिडक्शन वाली। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। चार्जेस जो है ना वो बैलेंस किए जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। किसके जरिए से, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। देखिए इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। तो कहीं पर भी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मतलब मैंने वहां पर -1 लिखा है। कहीं पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मतलब मैंने वहां पर चार्ज कितना लिख दिया है, -2। तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द माइनस चार्जेस। सही है। अब ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहाँ पर कितने चार्जेस मैं लगाऊं रिएक्टेंट साइड पर के दोनों तरफ चार्ज हो जाए बैलेंस, 2। रिडक्शन में क्या लगाएंगे, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है ना बेटा, यहाँ पर चल रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या चल रही है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड पर। कहाँ लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड पर। +2 चार्ज को जीरो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगाए, कितने नेगेटिव चार्ज लगाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, H2S सल्फर 2H प्लस आयन और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, यहाँ पर टोटल क्या चार्ज है? +2, यहाँ पर क्या चार्ज आ गया? -2। तो +2 -2 कैंसिल, ओवरऑल क्या चार्ज हो गया? 0। तो रिएक्टेंट साइड पर भी 0, प्रोडक्ट साइड पर भी चार्ज 0। वीडियो बंद नहीं करना, पॉज का ऑप्शन हो। देखो भाई, अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन इक्वेशन में चार्जेस क्या हो चुके हैं? दोनों तरफ 0 हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिडक्शन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से चार्जेस को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन में होता है बेटा आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाए जाएंगे? रिएक्टेंट साइड। +3 को 0 करने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज लगाऊं? -3 मतलब 3 नेगेटिव। 4H प्लस साइन अपनी जगह पर वैसे ही रहा, NO3 -1 वैसे ही रहा। मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, प्रोडक्ट साइड पर N को और 2H2O वैसे ही रहे। अब यहाँ पर क्या चार्ज था? ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर +3, 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो मतलब चार्ज क्या हो गया? -3। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 0। प्रोडक्ट साइड पर वैसे भी ओवरऑल चार्ज क्या था? 0। तो दोनों तरफ हो गया चार्ज बैलेंस। यस। इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ हो गया चार्ज बैलेंस। अब देखो भाई, ये जो इक्वेशन है ये है रिडॉक्स इक्वेशन। रिडॉक्स इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं गेन भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर तो गेन कितने हो रहे हैं? 3, लॉस कितने हो रहे हैं? 2। इसका मतलब ये है कि ये अभी इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स इक्वेशन वाला जो मेन मुद्दा है उसको फॉलो अभी करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे उस पूरी इक्वेशन को एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी इक्वेशन को भी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? बराबर। जैसे लेट्स सपोज अगर यहाँ पर होते 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देता? इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स कर देता। अभी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बराबर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दोनों को किसी भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? बराबर। अलबत्ता किसी एक इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू मल्टीप्लाई करने से अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे हैं तो आप दोनों इक्वेशन में डिजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको लिखने का तरीकेकार इस तरीके से होता है। 3 हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर H2S इसके बराबर है सल्फर प्लस 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। ये हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4H प्लस आयन प्लस NO3 -1 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? NO प्लस 2H2। ठीक है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 का 3H2S हो जाएगा, 3 1 का 3 सल्फर हो जाएगा, 3 2 का 6H प्लस आयन आ जाएगा और 3 2 का 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस इक्वेशन में देखिएगा 2 4 का 8H प्लस आयन, 2 1 का 2 NO3 -1 प्लस 2 3 का 6 इलेक्ट्रॉन, 2 1 का 2 NO प्लस 2 2 का 4H2O। सही है। दोनों इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो अब इन दोनों पार्शियल इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ वर्डिंग्स में मेंशन करेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? ऐड द अबव पार्शियल इक्वेशंस। हमने क्या कर देना है? जो ऊपर पार्शियल इक्वेशंस हैं उनको हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे? 3H2S किसके बराबर है भाई? 3 सल्फर एटम, 6H प्लस आयन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 8H प्लस आयन प्लस 2
NO3 -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 2NO प्लस 4H2O। सही है। ऐड करने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक ही इक्वेशन में लिख देना। तो लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, राइट साइड पर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। यहाँ पर पूरी वर्डिंग होनी चाहिए थी ऐड द अबव पार्शियल इक्वेशन एंड कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। सही है। क्या लिखेंगे ऐड द अबव पार्शियल इक्वेशंस एंड कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर आयंस। सही है। अब देखिए सिमिलर आयंस क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर H प्लस साइन, यहाँ भी H प्लस साइन दिख रहा है। कितने H प्लस साइन है यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने 8। तो 8 में से 6 चले जाएंगे कितने बचेंगे 2 H प्लस साइन। और कोई चीज कैंसिल हो रही है नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या बचा 3H2S और कोई चीज है नहीं। अगले रिएक्टेंट अगली इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या है 2H प्लस साइन प्लस 2NO3 -1 और कोई बचा यहाँ पर कुछ नहीं। अब इस इक्वेशन का रिएक्टेंट पहले लिखा है तो इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट भी हमें पहले लिखना है। तो प्रोडक्ट क्या है 3 सल्फर एटम और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगली इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या है 2NO प्लस 4H2O। ये हो गई आपके पास बेटा इक्वेशन कंप्लीट। अब देखो H प्लस साइन और NO3। HNO3 में एक हाइड्रोजन होता है एक नाइट्रेट होता है। तो जब आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रेट आयंस है तो हम क्या कर देंगे इसकी जगह क्या लिख देंगे 2HNO3। कैसे देखेगा 3H2S प्लस 2HNO3 3 सल्फर एटम 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 4H2O। एक हाइड्रोजन एक नाइट्रेट के साथ मिलकर एक HNO3 बना लिया। 2 हाइड्रोजन ने 2 नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या बना लिया 2HNO3। अब देखिए इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है एटम आयंस इलेक्ट्रॉन सब लिहाज से। H2S पे क्या चार्ज है 0। HNO3 में भी क्या चार्ज है 0। सल्फर पे भी क्या चार्ज है 0। NO पे क्या चार्ज है 0। वाटर पे भी क्या चार्ज है 0। ओवरऑल इक्वेशन चार्ज के लिहाज से बैलेंस है। एटम्स काउंट कीजिए 3 सल्फर एटम यहाँ पर भी 3 सल्फर एटम सल्फर बैलेंस। हाइड्रोजन 3 2 6 और 2 1 2 6 और 2 कितने हो गए 8 4 2 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिएगा 2 3 6 2 1 2 और 4 1 4 टोटल कितने ऑक्सीजन है 6। तो द अबव इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। ये पूरी इक्वेशन क्या है आपके पास बैलेंस्ड है। तो जब इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाएगी तो आपने उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखकर नीचे मेंशन कर देना है बैलेंस्ड। ठीक है। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन पूरी जो आयोनिक इक्वेशन दी गई थी HNO3 H2S NO सल्फर और वाटर ये क्या हो गई बेटा आपके पास टोटली बैलेंस्ड। सही है।